गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के 2-3 खंड पे बात किया था, जहां पे आपने कहा था कि भाई इसकी सेकंड वीडियो लाया जाए। और इकोनॉमिक के सिलेबस को देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है, जहाँ से पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर चले हैं। पिछली क्लास में हमने 3 टॉपिक्स किया था, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। और इस क्लास में इसके भी एक अहम हिस्से इकोनॉमी के आप देखोगे तो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। इससे रिलेटेड आपको परिभाषा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है, किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह। अगला ऑप्शन है ए एवं बी या फिर सिर्फ ए। इनमें से कौन सा सही है आपको चूज करना है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसका सही आंसर मैं पहले बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी। किसी भी अर्थव्यवस्था में आप देखोगे तो एक निश्चित समय अवधि में 1 साल के दौरान, जो कि वित्तीय वर्ष होती है, उसमें देखना उसमें उत्पादित अंतिम क्यों जोड़ा जाता है, अंतिम मूल्य क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि बारंबारता की गणना से हम लोग बचेंगे। ठीक है, 1 मिनट समझिएगा। बारंबारता की गणना से समझेंगे। जैसे कि आपने आटा लिया भाई, उसके बाद आपने है ना बिस्किट बनाया, फिर बेचा, तो आटे के भाव, बिस्किट का भाव, फिर बेचने के बाद यदि खरीद के उधर और कोई बेचता है, ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ने से हमें बचने के लिए अंतिम मौद्रिक मूल्य मतलब पैसे में वैल्यू, ठीक है, इसको लिया जाता है। तो ये सही होता है। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह, भाई आय प्रवाह होती है, ठीक है, तो ये हर साल नहीं होती है, इसलिए इसको प्रवाह की माप कहा जाता है। याद रखना, ये भी डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है। तो आय हर साल नहीं होती है, इसलिए उसे किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दोनों का सही है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला आपके पास क्वेश्चन है। अब आगे आप जैसे क्वेश्चन जाएंगे तो समझ में आते जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम में, एनआई मतलब राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में कौन सी मद शामिल नहीं है। अब कौन कौन से शामिल नहीं होती है, इस पर क्वेश्चन आता है, आपके पास दिया जाएगा। तो याद रखना, अभी भी मैंने आपको कहा है मध्यवर्ती जो वस्तु एवं सेवा होती है वो शामिल नहीं होती, ठीक है। तो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, ठीक है, मौद्रिक मूल्य लिया जाता है। सेकंड, जारी किए गए शेयर्स, ये भी शामिल नहीं होता है। घरेलू कार्य, आपके यहाँ अपनी मम्मी लोग खाना सब्जी बनाते हैं, है ना, किसी की बीवी खाना सब्जी बना रही है, किसी की वाइफ, ठीक है, खाना सब्जी बना रही है, तो उसके पैसा तो देते हो नहीं, ठीक है, तो वो भी इसमें काउंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, यदि आपने 2-4 नौकर पाल रखे हैं, ठीक है, यदि नौकर काम करे तो उसको तो आप दे रहे हो भाई, तो इसमें शामिल होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो घरेलू कार्य उत्पादन शामिल नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट में चलो। अब सवाल उठता है कि जो नेशनल इनकम है इसकी गणना किस प्रकार से की जानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक समिति गठित की जाती है। थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा, तो याद रखना इस समिति का नाम राष्ट्रीय आय समिति थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे, ठीक, इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस। इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की जाती है और इनको कहा जाता है कि आप बताइए कि नेशनल इनकम की गणना किस प्रकार से की जानी चाहिए। अब इस समिति का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में कहते हैं कि हमें एक संगठन की आवश्यकता है, क्या करने के लिए, नेशनल इनकम की गणना करने के लिए। इस प्रकार हमारे पास जो संगठन आता है सीएसओ, और ये सीएसओ, ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत में जो है नेशनल इनकम की गणना करती है। तो नेशनल इनकम की गणना करने वाली संगठन कौन सी है, तो आपको याद होनी चाहिए सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब इसकी स्थापना कब होती है, तो 2 मई 1900, आपको याद रखना 51, ठीक है, 2 मई 1951, इसको याद रखना। इस दिन जो है इसकी स्थापना की जाती है। अब सवाल उठता है कि भाई इसकी सहायता के लिए कुछ चीज़ रखा जाए, क्योंकि भाई हर एक चीज़ कैसे करेंगे, आंकड़ा संग्रहण करना है, प्रसंस्करण करनी है, ठीक, उसके बाद उसको जारी करना है, एनालाइज करना है। तो अकेली संस्था या फिर संगठन आप देखोगे तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है। तो इसकी सहायता के लिए फिर एनएसएसओ का, ठीक है, निर्माण किया गया। बिल्कुल मैं क्लास की तरह थोड़ा फ्लो में ले जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान पूर्वक आप समझते जाएं, क्वेश्चन को देखते जाएं। तो सहायता के लिए कौन सी अब संगठन आ गई है, कंफ्यूज नहीं होंगे, एनएसएसओ, ठीक है। अब नेशनल इनकम की गणना में आंकड़ा आपको पूछे, संग्रहण का कार्य कौन सी संगठन करती है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनएसएसओ, ठीक है। तो ये दोनों मिल के भारत में राष्ट्रीय आय की गणना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सेपरेट आपको पूछा जा सकता है। मैंने कहा राष्ट्रीय आय है, इसके जो जारी करता है वो कौन हो जाएगा, सीएसओ, लेकिन उसके आंकड़ा को संग्रहण करने का काम, प्रसंस्करण करने का काम, याद रखना एनएसएसओ, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है भाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिंदी है ना, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भाई आंकड़ा संग्रहण का थोड़ा काम कर देती है।
इस प्रकार यहाँ से आप यहाँ पे देख भी सकते हो, NSSO इस प्रकार से आंकड़ा संग्रहण करती है, प्रसंस्करण करती है, और वहीं पे CSO देखोगे तो विश्लेषण करेगी और उसके बाद जारी करेगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब दो चीज़ था, इसको मैं बता देता हूँ, पूछे ना पूछे, जानकारी के लिए याद रखना, ठीक है। एक है आज़ादी के पहले सर्वप्रथम वास्तविक आंकड़े GV के राव इनके द्वारा दिया जाता है। इसके पहले भी दिया गया था, लेकिन वो उतने वास्तविक आंकड़े उससे नहीं आ रहे थे। लेकिन आज़ादी के अब पहले आप देखेंगे, ठीक है, तो सर्वप्रथम वास्तविक आंकड़े GV के राव के द्वारा दिया जाता है। ये पूछने की संभावना तो नहीं है नहीं। बेस ईयर 2011-12 सभी चीज़ है ना, ये सभी चीज़ आप जानते होंगे क्योंकि बेस ईयर अभी तक बदला नहीं है। ठीक बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक टर्म है हरित राष्ट्रीय आय, ठीक, एक क्या होती है, ठीक है। तो याद रखना, वो आय जो नेशनल इनकम में से पर्यावरण क्षति की मौद्रिक मूल्य कम करने पर आती है। ध्यान से देखना, आपने जितने भी राष्ट्रीय आय आपके पास है, कितने आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, अब उसके मौद्रिक वैल्यू, उसके पैसे, मौद्रिक मतलब है ना, आपको थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है ना, मॉनेटरी वैल्यू जो पैसे में वैल्यू, ठीक है, उसको कम करने पर जितना आएगा, याद रखना, तो उसे हम लोग हरित राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो। अब नेशनल इनकम को आप देखोगे, गणना करने की विधि में आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि आती है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जाएंगे, उसके दर्शाने के तरीके होते हैं, उत्पादन विधि में नेशनल इनकम को किस प्रकार से दर्शाएंगे। ये सब चीज़ क्लासेस में ज़्यादा संभव होता है पढ़ाना, फिर भी मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद वहीं से हम लोग पढ़ते हैं GDP के बारे में, वहीं से पढ़ते हैं GNP के बारे में, NDP के बारे में, NNP के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, यदि किसी इकोनॉमी में किसी वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा में अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य आपको पूछे, तो ये क्या है, किसकी परिभाषा है, ये क्या होती है भाई, ये GDP होती है, पहली चीज़। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं एक एक करके ले जाऊंगा, है ना, थोड़ा आप देखने की कोशिश करना। ये आपकी घरेलू सीमा के अंतर्गत हो रही है, पहली चीज़ है। घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हो रही है, अंतिम उत्पादित वस्तु को लिया जाएगा, सेवाओं को लिया जाएगा, उसके मॉनेटरी वैल्यू को लिया जाएगा घरेलू सीमा के अंतर्गत। तो बताओ, अब ऐसे भी मत समझना घरेलू सीमा सिर्फ ये आपकी पॉलिटिकल सीमा नहीं होती है, जो आप देख रहे हो ना हम लोग की स्थलीय सीमा, भाई कोई नाव में कहीं और जा रहा होगा, वायुयान में कहीं और जा रहा होगा, तो याद रखना है आपको, ऐसे नहीं होता है सिर्फ इतने ही, बस इसको समझाने के लिए है। ये घरेलू सीमा है, इसके अंतर्गत जितने भी आप देखते हो, जैसे कोई विदेश से भी इंसान यहाँ रह के कमा रहा है, कोई भी यहाँ पे कमा रहा है घरेलू सीमा के अंतर्गत, वो GDP में शामिल होता है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला मैं चलते जाऊँगा, क्वेश्चन के हिसाब से बताऊँगा। पहले चीज़ आपको समझ में आ गया GDP में क्या शामिल होता है, इस घरेलू सीमा के अंतर्गत कितने भी, कोई भी, कैसे भी, ठीक है, सेवाओं वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य शामिल होता है, कोई भी रहे वो चीज़, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है GNP क्या है। तो GNP भैया GDP प्लस माइनस NFIFA है। दूसरा चीज़ है GDP प्लस डिप्रिसिएशन होता है। क्या NDP माइनस NFIFA है। आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, मैं इसको समझाऊंगा, लॉजिकली अप्रोच करूंगा। पहले इसका सही आंसर दे देता हूँ। इसका सही आंसर है GDP प्लस माइनस, ठीक है, NFIFA। अब ध्यान से इधर सुनना। पहली चीज़, नेशनल इनकम में एक्चुअल में जो शामिल होता है नेशनल में, पहले तो हमने GDP की बात की थी जिसमें हमने देखा था, ठीक है, डोमेस्टिक की, घरेलू सीमा की। दूसरी चीज़, अब डोमेस्टिक से आप नेशनल में जाते हो, नेशनल में, तो नेशनल का एक सीधा सा फंडा आपको याद रखना है, भारत के इंसान कहीं भी रह के काम कर रहा हो, मतलब पैसा कमा रहा हो, हम लोग सरल भाषा में देखें, सरल भाषा में कहीं भी वो पैसा कमा रहा हो, भारत के इंसान है तो उसे नेशनल में शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब ये भी तो है भाई, भारत में बाहर के इंसान भी तो पैसा कमा रहा है इंडिया में, ठीक है, ठीक है, तो उसको माइनस किया जाएगा, याद रखना। तो भारत के द्वारा कहीं भी पैसा कमाया जा रहा है, मतलब विदेशों में पैसा कमाया गया, ठीक है। उसके बाद माइनस ये आपके विदेशियों के इंसान के द्वारा भारत में कमाया गया, उनका जो जितने भी अर्जित किया गया धन है, ये इसको मिला के NFIFA बोला जाता है। अब NFIFA क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में क्या होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, याद रखना है। तो GDP में जब हम लोग प्लस करेंगे, क्या विदेशों से जो प्राप्त हो रहा है शुद्ध कारक आय, तब आपका GNP बनेगा, क्योंकि N का मतलब नेशनल होता है, और इसके पहले GDP था, इसलिए वहाँ पे आपको पता होगा, हमने कहा था ना, विदेशों में जो रह के कमा रहा होगा भारतीय इंसान, उसको भी हम लोग शामिल नहीं करेंगे GDP में, क्योंकि GDP में इंडिया के अंतर्गत, इसके जो घरेलू सीमा के अंतर्गत कोई भी कमा रहा हो, चाहे वो देशवासी हो चाहे विदेशी इंसान हो, उसको GDP में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक बात है। तो हम लोग को दोनों घटाना पड़ेगा जब नेशनल करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल के लिए सिर्फ इंडिया के इंसान के लिए होता है, बस इतनी आपको ध्यान में रखनी है। तो GNP समझ में आ गया। अब इसकी टेक्निकल परिभाषा किस प्रकार से होती है,
ठीक है, या फिर इसको आप देख लो, फिर टेक्निकल परिभाषा इसका दूंगा। मैंने तो इसको समझाने के लिए शॉर्ट में रखा था। अरे प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि एक घाटे में भी तो आ सकता है भाई। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जीडीपी में शामिल नहीं होता देशवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंतर उत्पादक गतिविधि। ध्यान से समझना, देशवासियों द्वारा देश की राजनीतिक सीमा के बाहर उत्पादक गतिविधि, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में उत्पादक गतिविधि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब एक बार समझने की कोशिश करें, देशवासियों द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादक गतिविधि, भाई यहीं पैसा कमा रहा है, घर पे कमा रहा है, घरेलू सीमा में कमा रहा है, वो तो जीडीपी में शामिल होगा। सेकंड, देशवासियों द्वारा देश के राजनीतिक सीमा के बाहर, राजनीतिक सीमा मतलब जितनी आप स्थलीय सीमा देख रहे हो, ठीक है, उसके बाहर गतिविधि। तो बाहर तो कर सकते हैं, जितना हम लोग का घरेलू सीमा है वो अलग होती है। जहाँ तक कि इंडिया के इंसान पहुंचा हुआ है, जा रहा है, तैर रहा है, मछली पकड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है स्थलीय सीमा से बाहर, वो भी हमारी घरेलू सीमा होती है। ठीक है, तो याद रखना, ये भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए इस चीज़ को रखा था। बस ये मुझे बताना था कि देश के नागरिकों द्वारा यदि विदेश में उत्पादक गतिविधि हो रही है, उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। ये मेरा बताने का मुख्य पर्पस था इस क्वेश्चन के, ठीक है, आधार पे। सही बात है। अब एक चीज़ भी है, सेकंड चीज़, विदेशों द्वारा भारत के अंतर्गत जो कमाई जा रही है ना पैसा, उसको भी इंडिया की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। अब जीएनपी क्या है, जीएनपी में क्या शामिल नहीं होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। इतना एक्सप्लेन किया हूँ। विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, देशवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्जित आय, क्या शामिल नहीं होता है भाई? विदेशों द्वारा भारत में अर्जित आय, क्योंकि विदेशी जब भारत में कमाएंगे, यहाँ पैसा कमाएंगे, तो ये तो उसके लिए नेशनल इनकम हो जाएगा ना। अमेरिका का व्यक्ति यहाँ कमा रहा है तो अमेरिका के नेशनल इनकम में जुड़ेगा, समझ पा रहे हो? और हमारा व्यक्ति अमेरिका में जो कमा रहा है वो हमारे नेशनल इनकम में जुड़ेगा। लेकिन हमारा व्यक्ति अमेरिका में कोई कमा रहा है, ठीक है, तो उसकी जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि उसकी घरेलू सीमा में जाके कमा रहा है घुस के, हमारा इंसान, ठीक है। और वहाँ के इंसान यहाँ आके कमा रहा है, हमारे यहाँ घुस के कमा रहा है, तो हमारी जीडीपी में शामिल हो जाएगा। सीधी सी बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा टेक्निकली परिभाषा मैं देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको देखना पकड़ पा रहे हो कि नहीं। किसी देश के नागरिकों द्वारा वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य या फिर कुल मूल्य, चाहे वे किसी भी स्थान पर रहते हो। अब इसको क्या बोलोगे? क्या वो जीडीपी है, क्या वो जीएनपी है, क्या वो डीएनपी है? डीएनपी तो होता भी नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। इसको मैंने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डाला था, तो याद रखना जीएनपी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? चाहे वो किसी भी स्थान पर रहते हो। इसमें नेशनल की बात कर रहा है वो, ये जीएनपी हो जाएगा। नेशनल मतलब नेशनल के इंसान की बात कर रहा है। ये मत बोलो वो अमेरिका में नेशनल कैसे बोल दे रहे हो, नेशनल इनकम में शामिल करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सही बात है। नेक्स्ट मैं अब चलता हूँ। तो ये जीएनपी था, है ना, इसको ध्यान में रखना। इसका जो है ना क्वेश्चन था, ये जीएनपी था। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके पास जो रहेगा इसको पढ़ना। सकल घरेलू उत्पाद में देश के पूंजीगत सामानों पर मूल्यह्रास को घटाने पर, एक्चुअल में जब आप जीडीपी में ना, इसको अच्छे से समझना, जीडीपी में हम लोग घिसावट वे, इसको आप सुने होंगे घिसावट वे। घिसावट वे क्या है? जब प्रशासनिक खर्चा है, मैनेजमेंट के लिए खर्चा है, इसको जब हम लोग घटाएंगे, इसके बाद जो प्राप्त होगा, याद रखना, उसको हम लोग एनडीपी कहते हैं। अब इसको समझने की एक बार कोशिश करना। एनडीपी है, ठीक है, तो ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो आपको घरेलू सीमा के अंदर, मैं अपने रूम को उदाहरण देता हूँ। मेरे रूम के अंतर्गत कोई भी इंसान आके कमा रहा है, ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, यहीं पे पूरा कचरा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना भी जितना कमाया मेरे घर के अंतर्गत, उसको मैं क्या बोलूँगा? भाई वो मेरा जीडीपी है, ठीक है। एक बार मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। लेकिन जितना खर्च किया, इतना कचड़ा वचड़ा इधर उधर डाला है, उसको मैं मैनेजमेंट कराऊंगा किसी को ला के, ठीक है, वो भाई कि तू काम कर दे, मैं तेरे को 200 रुपये देता हूँ, तो उसको मैं घटाऊंगा ना, तभी तो नेट निकलेगा, ठीक है, नेट निकलेगा, एनडीपी निकलेगा। नेट मतलब क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको घटाना पड़ेगा उस व्यय को। तो इसको मैं जोड़ के समझाया हूँ, है ना। तो याद रखना, जीडीपी में जब हम लोग घिसावट व्यय को माइनस करते हैं, जिसको पूंजीगत सामानों पर मूल्यह्रास कहते हैं, तब हमें एनडीपी प्राप्त होती है। क्या इस चीज़ को आप समझ पाए हो? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो रहा भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके जीडीपी को लेके, जीएनपी को लेके, एनडीपी को लेके, है ना, थोड़ा लॉजिकली अप्रोच करने की हमने कोशिश की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत कम समय में, और क्वेश्चन भी मैंने दे दिया। अब एक बचता है एनएनपी, जिसपे भारत की नेशनल इनकम, है ना, आप देखेंगे उत्पादन विधि के तौर पे एनएनपी से गणना की जाती है, ठीक है। उसको मैं लास्ट में एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। 3 कॉन्सेप्ट है, अभी दिमाग में बैठ गया है, बैठने रहने दीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, लगभग 8-9, उसके बाद लास्ट में उसको मैं बताऊँगा एनएनपी किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एडम स्मिथ याद रखना, इसमें मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा, ठीक। सेकंड है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में असत्य है वे अर्थव्यवस्था या फिर वो अर्थव्यवस्था जहाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, जहाँ वस्तु एवं निवेश की जिम्मेदारी बाजार की होती है, जहाँ बाजार मूल्य प्रणाली पर चलती है, सभी आर्थिक निर्णय सरकार लेती है। ये इसका गलत है।
देखो भाई, दो प्रकार से, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर आप समाजवादी अर्थव्यवस्था में जाओगे, फिर आप किस में जाओगे, आप मिश्रित अर्थव्यवस्था में जाओगे। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार की कोई इसमें निवेश करने की, वस्तु निवेश करने की, वस्तु एवं सेवाओं की निवेश करने की जिम्मेदारी नहीं होती है, न ही वो आर्थिक निर्णय ले सकता है, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें एकदम सीमित या फिर नगण्य भूमिका आप मान सकते हो सरकार की जो होती है। अब इसमें बाजार मूल्य प्रणाली काम करती है, इसको बोलते हैं, याद रखना, ये MPM से आएगा, मार्केट प्राइस, ठीक है, MPM मैकेनिज्म ऐसे बोल सकता है। तो यहाँ पे समाजवादी को मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगा, जिसमें सरकार की, है ना, भूमिका होगी, जिसमें सरकार की पूर्णतः भूमिका होगी, वस्तु एवं सेवाओं के निवेश उसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। भाई वो प्रशासनिक मूवमेंट, आपको याद रखना, प्रशासनिक प्राइस मैकेनिज्म पर चलेगा, APM बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म। अब वो उस पर चलेगा अपने हिसाब से। अब उसमें सरकार जनता को थोड़ी सब्सिडी दे सकती है, जनता से लाड प्यार होता है ना, वो कर सकती है। तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये सब चीज़ करती है, ठीक बात है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भाई, इसमें तो भाई अब बाजार के हिसाब से चलेगा, मार्केट के हिसाब से चलेगा, मार्केट मूल्य प्रणाली चलेगा। जिस प्रकार से डिमांड हो रही है, जिस प्रकार से आपकी सप्लाई है, दोनों कहीं जाके एक जगह मिलेंगे, डिमांड वक्र और आपके जो बाजार है ना, वक्र है, तब जाके एक मूल्य तय होगा, बाजार मूल्य प्रणाली वहाँ से तय होगा, ऐसी बनता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी को मैंने जोड़ के पढ़ा दिया। मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म पर चलता है। पहली चीज़ से रिलेट करना समझ में आ जाएगा। आर्थिक निर्णय सरकार प्लस बाजार, अब ये दोनों की होती है, ठीक है। PPP मॉडल पर आधारित है, मतलब अब साझेदारी करके चल रहे हैं भाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सीधी बात है। वस्तु एवं सेवाओं का निवेश भूमिका सरकार की होती है, ये इसका असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों की भूमिका इसमें होती है, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, है ना, जब वो एक्सप्लेन करूंगा तो एक चीज़ वहाँ पे बताऊंगा, है ना, बाजार किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, बाजार, है ना, मूल्य आप किस प्रकार से एग्री करते हैं। गरीबी रेखा को कैलोरी अंतर्ग्रहण आधार पर, अब गरीबी कुछ मैंने क्वेश्चन डाल दिया, सभी डालने का संभव है नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ मैंने डाल दिया, इसको कर लीजिएगा। गरीबी रेखा को कैलोरी अंतर्ग्रहण, अच्छे से पढ़ना, आधार पर तय करने हेतु लकड़वाला समिति कब गठित की गई थी, 1989। ये जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, इसके साथ जाना। एक्चुअल में गरीबी का निर्धारण करने के लिए भाई अलग अलग समिति बनाई गई, जिसमें अपने अपने हिसाब से लोग रखे गए। अभी लकड़वाला जब समिति बनाई गई ना, यहीं पे याद रखना, ये बोलते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई 2400 कैलोरी, याद रखना 2400, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ, इस है ना, CL ऐसे लिखा जाता है, मैं K लिख दिया हूँ, इसके लिए भी अब वो मत करना, कैलोरी। अगर एक दिन में कोई एक इंसान इतना कैलोरी नहीं खा रहा है, समझना, इतना कैलोरी नहीं खा रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ इन्होंने कहा कि 2100 कैलोरी शहर में, एक ग्रामीण का 2400 कैलोरी, इतना नहीं खा रहा है, लकड़वाला समिति कहती है, तो वो गरीब है, समझ पा रहे हो, इतने खाना, ठीक है, या फिर इतने इंटेक नहीं कर रहा है, अंतर्ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो गरीब है भाई। फिर इसके बाद इसकी आलोचना होने लगी कि ये सब चीज़ सही चीज़ नहीं हो सकता है। फिर जाके तेंदुलकर समिति गठित होगी। तेंदुलकर समिति फिर वो बोलेंगे कि भाई नहीं, हमें उनके बेसिक नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिक नीड, है ना, मिनिमम बास्केट बोला जाता है, मिनिमम बेसिक नीड या फिर बेसिक नीड बास्केट, ठीक है, ये बोला जाता है। उसके आधार पे तो वो बोलता है इतनी आवश्यकता है, ये पूरा कर पा रहा है कि नहीं, इतनी आय उसकी है कि नहीं, इस प्रकार से बनती है। फिर आगे जाकर रंगराजन कमेटी बनती है। मुझे नहीं लगता है पूछना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का पूछना है, ठीक। क्लास रहने से बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए है, लेकिन मुझे भी ध्यान आपकी टाइम की रखनी है, तो IMP चीज़ में देखे जाता हूँ। सापेक्ष गरीबी क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वह आर्थिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, क्या है, सापेक्ष गरीबी है। वह आर्थिक स्थिति जो किसी दूसरे की तुलना में कम हो या निर्धारित हो। भाई देखना, सापेक्ष मतलब क्या होता है, किसी की तुलना में होता है, हम लोग बोलते हैं इसके सापेक्ष ये ऐसा है। तो सापेक्ष गरीबी क्या होता है, मैं तुमसे कितना गरीब हूँ, ठीक है, आप अमीर हो भाई, मैं गरीब हूँ, मैं तुमसे कितना गरीब महसूस करता हूँ, उसे हम लोग सापेक्ष गरीबी कहते हैं। उसी बार वह आर्थिक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता भी पूरा ना कर पाता है, ठीक है, उसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। याद रखना, दोनों परिभाषा मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। अब जो भैया ये जो निरपेक्ष गरीबी होती है ना, इसको मापते कैसे हैं, मतलब इसके लिए, है ना, निर्धारण की एक विधि कैसे होती है। तो विधि होती है, याद रखना है, हेड काउंटिंग अंडर, याद रखना, या फिर इसको मैं सीधा बोलता हूँ, जो BPL लाइन है, क्या है, BPL है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, इसके नीचे हेड गिनने की, ठीक है ना, विधि, उसके नीचे कितने हेड आते हैं, इससे निरपेक्ष गरीबी मापा जाता है। और सापेक्ष गरीबी इसके लिए होता है, लॉरेंज वक्र आपने सुना होगा, ठीक है, जो जिसे गिनी गुणांक हम लोग कह रहे हैं, लॉरेंज वक्र है, ये होता है, किसके लिए होता है, सेकंड चीज मैंने बताया, सापेक्ष के लिए। तो अगले क्वेश्चन में आप आ जाना, लॉरेंज वक्र या फिर गिनी गुणांक,
विधि किस प्रकार की गरीबी मापन की विधि है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्ष गरीबी। ठीक, ये बस 15 मिनट का 15-20 मिनट की वीडियो है, थोड़ा अच्छे से सुन लेना। ठीक है, आपका अंतिम भी आ रहा है। तो सापेक्ष गरीबी है, लेकिन आपको मैंने निरपेक्ष गरीबी के लिए बताया है, इसको ध्यान में रखना। ये क्या हो जाता है, हेड काउंट, ये मेथड कहते हैं इसको। क्या होता है ये हेड काउंट मेथड अंडर BPL, मतलब बिलो पॉवर्टी जो लाइन है उसके अंतर्गत जितने भी हेड आते हैं आपके, है ना, सिर गिनने की प्रक्रिया, ऐसे करके वो पूछ देगा आपको। तो याद रखना, निरपेक्ष गरीबी मापने के लिए है। सापेक्ष के लिए लारेंज वक्र है, गिनी गुणांक है, वे वक्र भी पढ़ाने जाऊँ तो, है ना, थोड़ा यहाँ पे नहीं बनता यार, क्योंकि MCQ सेशन है। भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872। आपको याद रखना है, ये भारत की पहली जनगणना होती है। लेकिन अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत। अब याद रखना, जो पहली जनगणना हुई ना, इस समय मेयो थे। कौन थे, लॉर्ड मेयो, जो वायसराय थे। उसके बाद अगले आप जाएंगे, भारत में नियमित जनगणना की जो शुरुआत आपको बोले, ठीक है, इसमें लॉर्ड रिपन आ जाएंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मुद्रास्फीति को थोड़ा यहीं पे हम लोग समझेंगे यार। ठीक है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है, पहले तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि आपको समझाते बने। मांग बढ़ गया है पूर्ति से, या फिर पूर्ति ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता है, मांग ज़्यादा है पूर्ति से, पूर्ति ज़्यादा हो गया मांग से, या फिर मांग बराबर पूर्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं एकदम शॉर्ट में रखा हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, मांग ज़्यादा हो जाएगा पूर्ति से। एक्चुअल में जो मुद्रास्फीति आप देखते हो, इसका नाम होता है मुद्रा प्लस स्फीति, और स्फीति का अर्थ होता है फैलाव या फिर वृद्धि। मतलब मुद्रा का आवश्यकता से अधिक फैलाव, आवश्यकता से अधिक मतलब उसकी वृद्धि। ठीक है, यहाँ तक कि उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, इतनी वृद्धि। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहा जाएगा, क्योंकि यही तो होता है इसके हम लोग शाब्दिक अर्थ को देखें। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जब भाई आपके पास इतने पैसे हैं तो उसकी वैल्यू तो रहेगी नहीं। तो मांग भाई, अब आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, इतनी हो गई है कि कोई पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा हो गई है, तो क्या आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगा। पूर्ति कम हो गया है, आपके पास सामान है, उसकी मांग ज़्यादा हो गई है, तो सोचो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसी से क्या बढ़ती है, महंगाई, आपको याद रखना है। लेकिन इससे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, इसको टेक्निकली आप देख लोगे ना, जैसे वो पूछेगा मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, जो मैं आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट है, दौड़ती मुद्रास्फीति में कितने % तक की मुद्रास्फीति आती है, ये पूछा जाता है। याद रखना, 3% तक को रेंगती मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेंगती मुद्रास्फीति। अब जो 3 से 10 पहुँच जाएगा, ये 3% होता है ना, याद रखना 3% तक के, और ये इतनी जरूरी भी होती है। ठीक है, 3 से 10% इसको चलती बोला जाता है, चलती मुद्रास्फीति। और वहीं पे 10 से 20% हो जाता है, तब इसको दौड़ती मुद्रास्फीति कहा जाता है। और वहीं पे जब 20% प्लस हो जाता है ये, तो इसको हड़पती मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसके बाद अब खत्म ही होने वाला है। ठीक है, अरे आगे चल के 50% तक हो जाए तो उसको फिर निगलती मुद्रास्फीति कहा जाता है। आपको निगल लेगी वो, जैसे कि अभी देख रहे हो ना, श्रीलंका में हुआ, इसके पहले जर्मनी में आपने देखा। ठीक है, जो कि 1900 बहुत पहले आपने जर्मनी में देखा था ये चीज़, अभी श्रीलंका में देख रहे हो। ठीक है, ये रहा आपके मुद्रास्फीति से रिलेटेड जो मैंने आपको बता सकता था। अब NNP भी बच गया यार, थोड़ा एनर्जी। किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी निश्चित अवधि में उत्पादित तैयार माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। NNP में घरेलू एवं, याद रखना, विदेशी स्तर पर उत्पादित कोई भी माल एवं सेवाएं शामिल हैं। ये आपको समझ में, ठीक है। अब इसको एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में NNP में फार्मूलास बना सकता था। सबसे पहले मैं बोलूँ GDP निकालता, तो जो आपका GDP है, इसको देखना, जो आपका GDP है, यहाँ पे समझो, जो आपका GDP है, ठीक बात है। अब इसमें मैं प्लस माइनस NFIFA ये सब चीज़ करूँ मैं, ठीक है, NFIF करूँ, तो जाके हमें GNP मिला था, आपको पता होगा। अब मैं GNP में जाके फिर आपको माइनस घिसावट वे कर दूंगा, तो मुझे NNP मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस मुझे हटाना है, वहाँ पे नेट डालना है। आपको पता है ग्रॉस नेट में कैसे बदलती है, क्योंकि वहाँ पे घिसावट वे को हम लोग खत्म कर देते हैं, तब हमें नेट प्राप्त होती है। तो ग्रॉस जो है नेट में प्राप्त हो जाएगा। GDP में प्लस NFIFA करूँगा तो मुझे GNP प्राप्त हो जाएगा, और GNP प्राप्त होगा, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे नेशनल प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार से मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। नहीं समझे, ठीक, नहीं समझे तो इसको रट लो, क्या को जो आप देख रहे हो, ठीक, ये जो परिभाषा है जो देख रहे हो इसको रट लो, क्योंकि ये बोर्ड में ज़्यादा संभव है ना भाई, यहाँ के समझाऊँ कैसे, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा ताकि आपके दिमाग फिर कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी निश्चित अवधि में उत्पादित तैयार माल और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, NNP में घरेलू और विदेशी स्तर पर उत्पादित कोई भी माल सेवाएं, रट लो भाई। ठीक, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको, है ना, पढ़ाया था, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन बैंकिंग को लेके। वहाँ बैंक रेट देखा था, रेपो रेट देखा था, SLR देखा था, CRR देखा था। 14 मिनट में
सब कुछ बता के मैं चला गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ था भाई है ना, तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके डेफिनेशन को लेके उसको देख लेना। ये वीडियो आई है इसलिए क्योंकि पहली वीडियो में उस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट पार्ट की मांग की गई थी, ठीक है, जहाँ पर मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट और टॉपिक आपके पास है, तो उसको भी जाके देख लेना। इस प्रकार से हम लोग इकोनॉमी में जो IMP टॉपिक्स है उसको इस प्रकार से कवर करते हैं। अब इस मुझे कमेंट करके बताना मैं आपको इंडियन जीएस के लिए कौन से टॉपिक वीडियो बना के दूं जहां पे इस प्रकार से सहजता से समझें, क्वेश्चंस करें, IMP क्वेश्चंस आपको मिले और आपकी इस प्रकार से हेल्प भी हो पाए। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। मेहनत के लिए लाइक जरूर कर देना, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लेना। और इसके PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF चाहिए तो उसको आपको ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर है। फिर से आप यदि नए देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक लगा हुआ है, सीधे आप ग्रुप में आ जाओ, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपने ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।